अब बेटा हम बात करते हैं आवेश की विशेषताओं की। आवेश के बारे में आप ये जाना कि आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है, बस ये है कि ये छिपा हुआ होता है और इसको उत्पन्न करना पड़ता है। तो आवेश की विशेषताओं में ये तीन विशेषताएं मुख्य हैं कि आवेश अचर होता है। अचर से क्या तात्पर्य है? अचर का मतलब है नियत होता है, कि अर्थात आवेश पे बाहरी क्रियाकलापों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कक्षा 9 में, कक्षा 11 में आपको एक बात और बताई गई होगी कि द्रव्यमान को भी कह देते हैं नियत रहता है, लेकिन द्रव्यमान एक जगह पे परिवर्तित हो जाता है बेटा। अगर किसी चीज को हम दौड़ा दें, मतलब वेग दे दें, तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है। अब द्रव्यमान में आप सोच रहे होंगे कैसे कमी आती है? द्रव्यमान में कमी ये आती है कि आइंस्टीन का एक सापेक्षिकता का सिद्धांत था, उसमें उन्होंने बताया था कि यदि कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो उस पर इस निम्न सूत्र के प्रभाव से या इस निम्न सूत्र के आधार पे द्रव्यमान में कमी आती है। जो ये डेल्टा m है, ये द्रव्यमान में आई कमी है। ये v वो वेग है जिस वेग से वस्तु चल रही है या दौड़ रही है, और जो c है ये प्रकाश की चाल है, और जो m0 है ये आपका वस्तु का प्रारंभिक द्रव्यमान है। लेकिन आवेश के साथ ऐसी कोई घटना लागू नहीं होती है। आवेश को आप स्थिर रखें या कितना भी वेग दे दें, जो आवेश आप लेके चले हो लास्ट तक आपको वही आवेश प्राप्त होगा। तो क्लियर हो गई होगी बात कि आवेश अचर होता है द्रव्यमान में और आवेश में। यही एक मुख्य अंतर होता है कि द्रव्यमान जो होता है वो अचर नहीं होता है उस स्थिति में जब वस्तु गतिमान है। क्लियर? द्रव्यमान भी संरक्षित होता है तो आपका आवेश भी संरक्षित रहता है। अब आवेश के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? जैसे ऊर्जा का संरक्षण बताया गया था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन बेटा बात यह है कि आवेश संरक्षण क्या है? आवेश संरक्षण पे हमको जब चलना है तो इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसका संकलन देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो आवेश संरक्षण देखने के लिए हम विलगित निकाय लेते हैं। विलगित निकाय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। विलगित निकाय से तात्पर्य बेटा ये होता है कि ऐसी वस्तु जिस पर ना बाहरी आवेश का कोई प्रभाव पड़ रहा हो और ना ही भीतरी आवेश का कोई प्रभाव पड़ रहा हो, ऐसी वस्तु विलगित निकाय कहलाती है। क्लियर? कि अर्थात ऐसी वस्तु जिस पर बाहर के वातावरण के प्रभाव से भी आवेश में कोई परिवर्तन ना आ रहा हो और भीतरी जो क्रियाकलाप हो रहे हों उनसे भी कोई परिवर्तन ना आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं विलगित निकाय। तो हम इस पर आवेश संरक्षण से ये बात कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय की क्रिया में क्रिया के पूर्व का नेट आवेश और क्रिया के बाद का नेट आवेश नियत रहता है, जिसे हम आवेश संरक्षण कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से, विलगित निकाय क्या है? ऐसा निकाय जिस पर बाहर और भीतर किसी भी तरीके से आवेश का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, किसी क्षेत्र का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, जैसा वो निकाय हो वैसा ही बना रहे। अब आवेश संरक्षण से क्या बात की गई? आवेश संरक्षण से बात यह की गई कि किसी विलगित निकाय में क्रिया के पूर्व नेट आवेश और क्रिया के बाद का नेट आवेश जो होता है वो नियत रहता है, जिसे हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, या आप ये कह सकते हो कि संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है। तो इसके लिए करते क्या हैं कि हम एक क्रिया लिखते हैं, यने धनायन प्लस सीएल ऋणायन, और यहां पर बन गया यने सीएल। ये क्रिया के पूर्व का पद है, ये क्रिया के बाद की चीजें हैं। तो अब यहां पर हम सारणी बनाते हैं क्रिया के पूर्व, और यहां पर बेटा क्या कर देते हैं? क्रिया के
बाद। अब इसके बाद क्रिया के पहले धन आवेश हमारे पास कितना है? +1 है। क्रिया के बाद कुछ नहीं है तो धन आवेश क्या है? 0 है। क्रिया के पहले ऋण आवेश कितना है? -1 है। क्रिया के बाद ऋण आवेश कितना है? 0 है। इसके बाद संख्या की यदि बात करें तो क्रिया के पूर्व धन आवेश की संख्या 1 है, ऋण आवेश की संख्या भी बेटा कितनी है? 1 है। लेकिन यहाँ पर हमारी संख्या क्या है? संख्या जो धन की है वो भी 0 है और जो ऋण की संख्या है वो भी 0 है। अब हम चलते हैं नेट आवेश पे। नेट आवेश से मतलब ये है कि क्रिया के पूर्व के आवेश जोड़ दिए जाएं, क्रिया के बाद के आवेश जोड़ दिए जाएं। तो क्रिया के पहले ये डेल्टा Q, इसको मैंने लिख दिया बिफोर QB, सिग्मा QB। तो सिग्मा QB जब आप जोड़ोगे, समेसन मतलब जितने भी आवेश होंगे क्रमागत जुड़ेंगे, तो पहले +1 जोड़ोगे, फिर इसमें -1 जोड़ोगे, टोटल आवेश QB कितना हो गया? सिग्मा QB 0 हो गया। यहाँ पर आफ्टर कर लेता हूँ क्रिया के बाद, तो QA मान लेता हूँ, तो 0 + 0 = 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाकी चीज़ें तो सेम नहीं है, लेकिन जो हमारा ये नेट आवेश आया है ये क्या है? क्रिया के पूर्व भी कितना है? 0 है और क्रिया के बाद भी कितना है? 0 है। तो आवेश संरक्षण की अब किस तरीके से हम परिभाषा देंगे कि आवेश कैसे संरक्षित रहता है? तो किसी विलगित निकाय में क्रिया से पूर्व और क्रिया से बाद का नेट आवेश जो होता है वो बराबर रहता है। 0 से कोई लेना देना नहीं है, बराबर रहता है, अर्थात संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है, जिसे हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। दैट्स क्लियर। अब इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है आवेश की विशेषताओं का, वो है आवेश का क्वांटमीकरण। अब आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? हमको पता है कि कोई तत्व हो, कोई पदार्थ हो, उसका नेट आवेश सामान्य अवस्था में 0 रहता है। पीछे हम सीख के आए कि यदि इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी तो क्या होगा? ऋण आवेश की उत्पत्ति होगी, और अगर इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी तो धन आवेश की उत्पत्ति होगी, और अगर इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होगी तो हमारी ऋण आवेश की उत्पत्ति होगी। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक पदार्थ है A। अब इस पर हम 2 चीजें देखते हैं कि अगर अब हम बेटा इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें तो यहां पर आपका जो ये A बनेगा, इस पर धन आवेश लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब ये कैसा हो गया? धन आवेश। कितने धन आवेश से आवेशित होगा? +1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव होता है तो जितना निगेटिव बाहर जाएगा ये उतना ही तो पॉजिटिव होगा। अब अगर बेटा इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तब ये कितने आवेश से आवेशित होगा? 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से धन आवेशित होगा। ऐसे अगर 3 निकाल दें तो 3 इलेक्ट्रॉनों से होगा। तो अगर ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए हम n इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस यानी आवेश से धन आवेशित हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम दूसरी बात कर लें कि अब अगर बेटा हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से ऋण आवेशित हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से ऋण आवेशित हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम इसको n इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये n इलेक्ट्रॉनों के आवेश से ऋण आवेशित हो जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो आवेश मतलब Q का फार्मूला बना है वो बना है ± यानी। कोई दिक्कत? तो ये आवेश का हमारा फार्मूला आ गया और इसी फार्मूले से अब हम व्याख्या करेंगे आवेश क्वांटमीकरण की। ये जो E है ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, प्लस में है तो प्रोटॉन का आवेश है।
मतलब आवेश में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रयोग में हमने देखा ये कि जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे ये धन आवेशित हो जाएगा, और जितने ही इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी उसी आधार पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ये ऋण आवेशित हो जाएगा, जिससे हमारा फार्मूला बना Q बराबर यानी। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आवेश के क्वांटमीकरण के गुण में आवेश सतत नहीं है। अब सतत शब्द आ गया, इसका क्या मतलब है? सतत का मतलब बेटा ये होता है जैसे हम कोई गिनती स्टार्ट करें तो 1 के बाद 1.1 आएगा, फिर 1.2 आएगा, फिर 1.3 आएगा, 1.9 के बाद 2 आएगा। लेकिन यहां पे हमने क्या देखा, 1 के बाद सीधे कौन आ रहा है? 2 के बाद 3 के बाद 4, ऐसे यन। तो आवेश प्रक्रम सतत नहीं होता है। तो अगर ये सतत होता तो आवेश आपका भिन्नात्मक रूप से भी विभाजित हो सकता था, लेकिन सतत नहीं है तो आवेश को हम भिन्नात्मक रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसी गुण की व्याख्या करता है आपका आवेश का क्वांटमीकरण। तो अर्थात हम कह सकते हैं विशेषता पे कि प्रत्येक वस्तु का आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के किसी भी वस्तु का आवेश जो है हम वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में ही लिख सकते हैं, जिसे हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर सुन लें कि किसी भी वस्तु के आवेश को मूल आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में ही लिखा जा सकता है। इस विशेषता को हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, अर्थात आवेश को भिन्नात्मक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक और चीज, बस उसके बाद ये टॉपिक क्लोज। एक परमाणु के अंदर एक तत्व पाया जाता है क्वार्क, और वैज्ञानिकों ने जब उसकी व्याख्या की तो उस पर जो आवेश की मात्रा उनको प्राप्त हुई वो कुछ इस तरीके से प्राप्त हुई कि अभी तो हमसे उन्होंने कहा कि आवेश 1e 2e 3e डॉट डॉट यानी हो सकता है, लेकिन यहां पर क्वार्क का आवेश उन्होंने 1/3e 2/3e दे दिया। लेकिन क्वार्क इस तरीके का आवेश रखता है, लेकिन यह क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध करने के लिए उसका अस्तित्व में होना भी आवश्यक है कि हम एक तत्व से दूसरे तत्व में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोटॉन जो खुद बेचारा नाभिक के अंदर रहता है वो तो क्रियाओं में भाग ले नहीं पाता है, तो क्वार्क की कोई औकात नहीं है कि ये आपका रासायनिक क्रियाओं में या भौतिक क्रियाओं में भाग ले। यदि बाय द वे इसको बाहर निकाल भी लिया तो इसका अस्तित्व दूसरे तत्व तक जाते जाते समाप्त हो जाता है। तो जब इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो ये आवेश क्वांटमीकरण सिद्धांत का विरोध नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर के आप इतना याद रखिए कि प्रत्येक वस्तु के आवेश को हम मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो बाकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में करते हैं।